डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। ये वीडियो एक बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो एनआरआई स्पॉन्सरशिप खत्म हुई है, हम उसके उन अनछुए पहलुओं की बात करेंगे जो हमने जी न्यूज़ के ऊपर जब हमने बात की थी उस पर हम इतनी डिटेल में बात नहीं कर पाए थे। वहाँ पर हमने मोटी मोटी बात की थी आरटीआईज के बारे में। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा आपसे वो सारी आरटीआईज कब किस किस महीने में हमने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया था, रिसर्च करनी शुरू करी थी और उस टाइम क्या रिजल्ट निकला था, क्या कहा था और आगे ये हुआ क्यों, उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा क्योंकि वो उसका जवाब भी गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑफिशियली इन राइटिंग आया था। सो हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, थोड़े से मैं आपको पिछले साल में ले जाता हूँ। जब नवंबर 2024 या 2024 की बात है, जब काउंसलिंग खत्म हो रही थी, पीजी के एडमिशन्स चल रहे थे, तब हमारे कुछ बच्चे थे जिनके एम्बेसी के सर्टिफिकेट जो स्पॉन्सर से आ रहे थे उनमें कुछ परेशानियां थी, कमियां थी, जो हमारे पास पेरेंट्स बाद में आए थे। हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप एम्बेसी में जाके दोबारा लेटर लेकर आएँ। जब वो एम्बेसी में गए स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के, तो वहाँ पर एम्बेसी ने उनको डिनाई कर दिया। ये बात पिछले साल 2024 की है कि अब हम स्पॉन्सर्स को लेटर नहीं दे रहे। तब तक यूजी की काउंसलिंग खत्म हो चुकी थी, स्पॉन्सर्स एडमिशन ले चुके थे। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्पॉन्सरशिप कोटा के थ्रू एडमिशन पिछले साल लिया था। लेकिन उससे हमारे कान खड़े हुए, हमें लग गया था कि यूजी में अगले साल कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आने वाला है स्पॉन्सर्स को लेकर। लेकिन काउंसलिंग खत्म हो गई थी तो बहुत ज़्यादा तवज्जो हमने उस टाइम नहीं दी। अब बात करते हैं 2025 का, जब इस साल का एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ। हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में ही पिछले साल में जुड़ जाते हैं, जो रेफरेंसेस के थ्रू आते हैं, जिनको पता है कि हमारा एनआरआई कोटा के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। जब उनको एम्बेसी के लिए सर्टिफिकेट के लिए हमने बोला कि आप एम्बेसी का सर्टिफिकेट लेने जाएं, जो कि अप्रैल के महीने में मिलता है क्योंकि मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर के बाद में एम्बेसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है, वो इस काउंसलिंग में यूज़ होता है। जब हमने उनको स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए एम्बेसी का सर्टिफिकेट बोला लाने के लिए, तो जब वो एम्बेसीज में गए, खास तौर पे यूएस, यूके, कनाडा, वहाँ पर उनको जब डिनाई करना शुरू कर दिया तब, और उन्होंने रीज़न बताया कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव को स्पॉन्सर्स हम नहीं देंगे, तब हमारी लीगल टीम एक्शन में आई और हमने उन सारी एम्बेसीज को हमने लेटर लिखे और उनके अलावा और भी जो एम्बेसीज थी उनसे भी हमने पूछा, वो गल्फ कंट्रीज में थी। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैंने आपको बताया कि अप्रैल के इंसिडेंट हैं, अप्रैल 2025 को। तो सबसे पहली आरटीआई हमने 27 अप्रैल को ही, ये जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, 27 अप्रैल को ही हमने अटलांटा यूएस में इंडियन एम्बेसी को लिखी। उसके बाद हमने 4 मई 2025, उससे मतलब 4-5 दिन के बाद दुबई एम्बेसी में डाली। इसके बाद फिर वही एप्लीकेशन, वही सेम एप्लीकेशन हमने 4 मई 2025 को ही यूके में इंडियन एम्बेसी को लिखी। और सब में हमारे जो क्वेश्चन थे, मैं आपको वो क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सब में हमारे क्वेश्चन यही थे, क्योंकि जब हमें पता लग गया कि उन्होंने बोला कि हम जो हैं स्पॉन्सरशिप, जो एम्बेसी सर्टिफिकेट स्पॉन्सर को नहीं देंगे, तो हमारे क्वेश्चन जो थे वो ये थे कि पहला क्वेश्चन कि सर प्लीज एडवाइज कैन एनआरआई इन दुबई और लंदन, मतलब हर एम्बेसी को अलग अलग लिखा, कैन स्पॉन्सर हिज और हर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव मेजर, ब्रैकेट में मेजर, इन इंडिया फॉर एमबीबीएस एजुकेशन, राइट। उसके बाद हमने लिखा कि इज देयर एनी चेंज इन द पॉलिसी, क्या 2025 में कोई पॉलिसी में चेंज आया, क्योंकि 2024 में इंडियन कॉन्सुलेट ने फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव को स्पॉन्सरशिप लेटर दिए थे। अच्छा, और अगर ये कोई पॉलिसी में चेंज आया तो क्या ये पॉलिसी पब्लिक डोमेन में कहीं पर है, राइट, क्योंकि हमें वो पॉलिसी कहीं पर नहीं मिल रही थी। उसके बाद हमने बोला कि विल अप्रिशिएट कि अगर आप जो हैं इस पॉलिसी को हमारे साथ शेयर करेंगे तो। अब इसके बाद सबसे पहला जवाब जो आया, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये सबसे पहला जवाब आया 8 मई को, जो 4 मई को हमने लिखा था और 8 मई को उसका जवाब आ गया इंडियन हाई कमीशन लंदन से। ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो उनकी सबसे पहली लाइन जो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि एनआरआई इन लंदन कैन नॉट स्पॉन्सर हिज और हर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव ब्रैकेट में मेजर इन इंडिया फॉर एमबीबीएस एजुकेशन, जो उन्होंने बहुत सिरे से खारिज कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि द पॉलिसी फॉर स्पॉन्सरिंग ब्लड रिलेटिव मेजर इन इंडिया हैज बीन अमेंडेड इन नवंबर 2024। बोला नवंबर 2024 में। मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि नवंबर 2024 में चेंज हुई है। 2024 में हमने पिछले साल इशू किए थे, लेकिन पॉलिसी नवंबर 2024 में चेंज हो गई। और अगर आपको ये पॉलिसी चाहिए तो 3rd नंबर पॉइंट में उन्होंने बोला कि हमारा जो ये VFS ग्लोबल आउटसोर्सिंग कंपनी है, इसकी वेबसाइट पे जाके ये लिंक है, इससे आप उस पॉलिसी को ट्रैक
कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पॉलिसी की कुछ हाईलाइट भी मेंशन की। आई मस्ट अप्रिशिएट द डिटेल आंसर गिवन बाय द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। उन्होंने ये भी लिखा कि एनआरआई सर्टिफिकेट इज इशूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर रेजिडेंट इन यूके फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ हिज और सन और हर सन और डॉटर और वार्ड इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज इन इंडिया अंडर द एनआरआई कोटा फॉर एनी अदर स्पेसिफिक। मतलब कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी की जो हाईलाइट है उसमें उनके बच्चे, मतलब जो इंडियन रेजिडेंट है और एनआरआई है, अगर वो यूके में रहते हैं तो उनके बच्चे, राइट, या उनके वार्ड, इनको जो है एम्बेसी जो है वो सर्टिफिकेट देती है। ये बात हुई इंडिया में मेडिकल एजुकेशन के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वार्ड। मैं वार्ड की डिस्क्रिप्शन के बारे में आगे चल के बाद में बात करूंगा। अब इसके बाद जब यहाँ पर बात आ गई कि पहला पॉइंट ये आ गया कि यहाँ पर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव को जब उन्होंने मेजर को खारिज कर दिया, तो मैंने और हमारी टीम ने, जो लीगल टीम है, उन्होंने 13 मई को इमीडिएटली 4-5 दिन के बाद ड्राफ्ट करने के बाद हाई कमीशन ऑफ लंदन को दोबारा रिक्वेस्ट की, दोबारा पॉइंट रेज किए। ये भी हमने कौन कौन से पॉइंट रेज किए वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि सर, पहले तो उनको धन्यवाद करते हुए, एनआरआई इन लंदन कैन नॉट स्पॉन्सर हिज और हर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव इन इंडिया फॉर एमबीबीएस एजुकेशन। आपका ये पिछले उसका जवाब था, तो हमारे को इस पॉइंट पे जवाब दीजिए कि क्या माइनर को कर सकता है। अगर माइनर को कर सकता है तो आप कौन सी एज वाले को यहाँ पर माइनर कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट। दूसरा कि अगर वो माइनर है तो क्या, अगर माइनर है तो क्या फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव को आप स्पॉन्सरशिप लेटर दे दोगे, तो क्या वो स्पॉन्सर कर देगा। उसके बाद अगर वो कर सकता है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, ये हम इसलिए जानना चाह रहे थे ताकि अगर हमें ये पता लगे तो हम बच्चों की हेल्प कर पाएं, तो इसलिए हमने ये इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी। उसके बाद हमने एक और पॉइंट रेज किया कि जहां पर बात मेजर का उन्होंने लिखा कि मेजर को फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव वाले स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता थे कि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि जो पीजी कोर्स वाले बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे। दूसरा, क्योंकि जो बच्चा जब 1 साल का ड्रॉप लेता है उसकी एज वैसी 18 क्रॉस कर जाती है, वो मेजर बन जाता है। अगर उसको ये देंगे नहीं, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर उनको जो भेजा वो रिट पिटीशन 689/2017 जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हमने वो अटैच करके, वो हाईलाइट करके भेजा, जिस लाइन में ये लिखा था कि जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स अलाउड है स्पॉन्सर करने के लिए, जहां पर माइनर या मेजर ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ था। इट मीन्स माइनर को भी दे सकते थे और मेजर को भी दे सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट का 2017 का ऑर्डर था, ठीक है। हमने उनसे एक थोड़ा सा तलखी भरे अंदाज में एक क्वेश्चन पूछा कि भाई, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अलाउ किया कि प्लीज एडवाइज if there is any order passed by Honorable Supreme Court of India to overturn this, if not then how come Indian High Commission in London overrule this। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर इसको कोई ओवरटर्न करने के लिए कोई और ऑर्डर पास किया, तो आप हमें या तो वो बताएं या फिर हमें ये बताएं कि आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हैं, राइट। एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। उन्होंने दोबारा इसका जवाब जो दिया वो 30 मई को आया। 30 मई, आज हम जुलाई में बैठे हैं, तो 30 मई का जो जवाब है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें उन्होंने लिखा कि भाई हम आपके हर क्वेश्चन का पैरा वाइज जवाब दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले एज की बात करें तो यहां पर माइनर जो है, अगर 18 साल से उसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है तो वो माइनर माना जाएगा, उसको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट कि इन केस ऑफ माइनर कैन एनआरआई इन लंदन स्पॉन्सर हिज और हर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव। कहते हैं भैया सुनिए, ये पॉइंट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलता है एनआरआई इन लंदन कैन स्पॉन्सर हिज children or wards only if they are minor and evidence of bona fide guardianship must be produced before the mission by such person, simply showing that the guardian has looked after the student will not qualify relative as guardian। ये मैंने जी न्यूज़ पे बोला था, ये मैंने वही रिप्लाई कोट किया था जिसमें इन्होंने बोला, इंडियन हाई कमीशन लंदन ने, कि आपको बोनाफाइड गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। और यहाँ पर बोनाफाइड गार्जियनशिप का प्रूफ देने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट बोनाफाइड जो गार्जियनशिप होती है ऑलमोस्ट एट पार विद द लीगल अडॉप्शन के आसपास की ही ये चीज़ है, राइट। पहले जो हो जाता था कि आप सिंपली एफिडेविट दे देते थे कि विल टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टूडेंट, वो नहीं चलेगा, हमें वो बोनाफाइड गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, तब जाके वो एनआरआई को जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव है उसको अलाउ करेंगे, राइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वाली बात तो खैर नॉर्मल बात है। अगला पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है,
जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मैंने बात पूछी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई और ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से आप ये मेजर माइनर वाला पॉइंट लेकर आए, उनका जवाब सुन लीजिए। उनका जवाब मैं आपको इस टाइम स्क्रीन पर बिल्कुल बड़ा करके दिखा रहा हूं कि द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास ऑन 22 अगस्त 2017 इन रिट पिटीशन 20689217 वाज ओनली एन इंटरिम अरेंजमेंट। यहां पर इंटरिम अरेंजमेंट का मतलब होता है कि टेम्परेरी अरेंजमेंट था, वो उस साल के लिए अरेंजमेंट था। सब्जेक्ट टू द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल डिस्पोजल ऑन 23 नवंबर 2007 द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर रिमेन अनरिजॉल्व। वो जो मैटर था वो अनरिजॉल्व रहा, राइट? ये पॉइंट को समझना है। एज एविडेंस बाय केयरफुल examination of the case status which univocally indicates that the matter is still pending for adjudication and has not attained the finality। वो मैटर जो अभी तक फाइनलिटी पे नहीं पहुंचा, लेकिन वो टेम्परेरी था, उस साल के लिए था, तो हमने उसको स्क्रैप कर दिया। और अब क्या कहते हैं, अब आएंगे यहाँ पर वो रूट कॉज भी आएगी कि इसके पीछे, सबके पीछे कारण या वजह क्या रही। ये ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर मेंशन करके इंडियन हाई कमीशन लंदन ने लिखा, बोला कि फर्दर मोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रीसेंट ऑर्डर इन SLP नंबर 21280/2024, 2024 के केस की बात हो रही है, अप हेल्ड द जजमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन CWP नंबर 20788/2024। ये अभी वो वाला केस है जो पंजाब का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जब पंजाब जो स्पॉन्सर्स को लेकर आना चाहता था। कहते हैं कि इन दिस केस द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज रीअफर्म दिस सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड इन PA इनामदार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व्हिच हेल्ड दैट द 15% NRI quota is reserved exclusively for NRIs and their children and wards, राइट? बोला कि हम जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था, इसमें जो हाई कोर्ट की जो बात थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हम उसी को फॉलो करेंगे, जो PA इनामदार के केस में था कि जो ये 15% NRI कोटा है, या तो मिलेगा जो चिल्ड्रन जो NRIs हैं, या पेरेंट्स जिनके NRI है उनको, या उनके जो वार्ड्स हैं NRI के उनको। यहाँ पर वार्ड की डेफिनेशन आपको थोड़ा सा लीगल पॉइंट में ले जाता हूँ। जब वार्ड की बात हुई थी, यहाँ पर वार्ड की बात के ऊपर भी बहुत बहस चली थी पुराने केसेस के अंदर, लीगल केसेस के अंदर। तो वहां पर यहां तक पॉइंट पहुंचा था कि अगर आप वार्ड वाला पॉइंट लेकर आएंगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट कभी नहीं भर पाएंगी NRI कोटा की, खास तौर पे, क्योंकि वार्ड का मतलब ये होता है कि जहां पर जिस बच्चे के पेरेंट ना हो, या वो बच्चा अक्षम हो और उसको लीगली कोई जो है नियरेस्ट रिलेटिव जो है जो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, सो वहां पर वो बच्चे को वार्ड में शामिल किया गया था। ये वार्ड की डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन यहाँ पर ये थी। तो जो हाई कमीशन ने जो बोला, उसने क्लियरली ये वाली बात बोली कि हम जो फॉलो कर रहे हैं हम ये फॉलो करें। और अगली बात उन्होंने ये बोली कि भाई हम इसके ऊपर जो डायरेक्शन जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो रिवाइज गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो उन्होंने हमें वो लिंक भी भेजा, और वो उन्होंने जो PDF फाइल भी भेजी। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर वो नवंबर 2024 का जो प्रेस रिलीज जो था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने NRI कोटा को लेकर निकाला, और उसमें भी उन्होंने पहले पैराग्राफ में मेंशन किया था कि वो जो ऑर्डर था जो पहले हम फॉलो कर रहे थे पिछले कुछ सालों में, वो एक इंटरिम ऑर्डर था, टेम्परेरी ऑर्डर था, जिसको अब हम फॉलो नहीं कर रहे। और यहाँ पर उन्होंने पॉइंट नंबर 3.1 के अंदर, जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग एजुकेशनल बेनिफिट, उसमें सिर्फ 3 लोगों को ही अलाउ किया, NRI, चिल्ड्रन ऑफ NRIs और वार्ड्स ऑफ NRI। और यहां पर वार्ड के बारे में उन्होंने शैल इंक्लूड ओनली अ माइनर हु इज अंडर अ बोनाफाइड गार्जियनशिप, 18 साल से कम और बोनाफाइड गार्जियनशिप के अंडर होगा, उसको अलाउ करेंगे। देखिए, इन सारी आर्टिस्ट का जो, चाहे वो दुबई वाली हो, लंदन वाली हो या US वाली हो, एक ही कंक्लूजन था कि सारी एम्बेसीज MEA की जो नई गाइडलाइंस थी नवंबर 2024 की, उसको फॉलो कर रही थी। दूसरी बड़ी बात कि उनके अकॉर्डिंगली कि जहां पर बच्चा NRI है, पेरेंट्स NRI हैं, या NRI वार्ड है, और यहाँ पर वार्ड की डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूँ कि वार्ड का मतलब ये कि जो बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसको लीगली अडॉप्ट किया गया हो और उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, उन्हीं को जो एम्बेसी है वो स्पॉन्सरशिप लेटर देगी। और उस केस में भी बोनाफाइड गार्जियनशिप का एफिडेविट देना पड़ेगा, या बोनाफाइड गार्जियनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ये प्रोसेस पूरा ऑलमोस्ट एट पार विद लीगल अडॉप्शन की तरह होता है, और जिसको 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। 100 में से कोई एक पेरेंट जो इस पूरे प्रोसेस के बारे में सोचता। देखिए, इन सारे एनालिसिस को करने के बाद 30 मई को हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए थे कि इस साल NRI स्पॉन्सरशिप कोटा जो है वो
ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। और जो भी पेरेंट्स और जो भी बच्चे हमारे कांटेक्ट में आए, हमने उन सबको इस बारे में अवेयर भी किया, हमने बताया भी कि ये प्रोसेस जो इस बार डिफिकल्ट होगा। अगर आपको एम्बेसी स्पॉन्सरशिप लेटर देगी तो आप हमारे पास आए, हम फर्दर आपको असिस्ट करेंगे, क्योंकि रूल्स जो हैं वो बदल गए हैं। ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें ये भी शेयर किया कि बहुत सारे चैनल्स के थ्रू ये सुनने को आ रहा है कि कोई भी स्पॉन्सर हो जाए और हम जो है आपको स्पॉन्सरशिप कोटा के थ्रू एडमिशन दिलवा देंगे। तो ऐसे में हमने पेरेंट्स को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक समझाने की कोशिश की और समझाया भी, ताकि बच्चे जो हैं वो सही रास्ते पे चलें और उनको सही मंजिल तक वो पहुंच पाएँ। देखिए, मैं चाहूँगा वो पेरेंट जो बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस चाहते हैं, जो एक रिसर्च बेस्ड, जैसे अभी आपने देखा, रिसर्च बेस्ड एडवाइस चाहते हैं जो बिल्कुल सही हो और खरी हो, तो उसके लिए आप माई करियर माई फ्यूचर की असिस्टेंस ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर एनआरआई कोटा के अंदर, जहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग समझ हम लोग रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ हम लोग रखते हैं, उसके लिए आप हमें बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।